अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी के बारे में मालूमात फ़राहम करूँगा। मैं इस वीडियो के अंदर ओसीडी की सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, उनकी प्रोग्नोसिस और जो इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ कोमॉर्बिड इलनेसेस पैदा हो सकती हैं उनके बारे में आगाही फ़राहम करूँगा। तो इसके बारे में तफसीलन आगाही हासिल करने के लिए मेरी इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैंने साइकियाट्री में FCPS किया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगा। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD यानी आम ज़बान में वहम और वसवसों की बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंसान के जहन में ऐसे ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं जो बार बार रिपीटेडली आते हैं, जो इंसान गलत समझता है, उनको जहन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकालने के बावजूद वो इस काबिल नहीं होता कि इनको जहन से निकाल सकें। और जब वो नहीं निकलते जहन से तो फिर उसके रिस्पॉन्स में बहुत सारी कंपल्शंस पैदा हो सकती हैं। यानी कंपल्शन एक ऐसा एक्ट है जो किसी भी काम को बार बार रिपीट करना होता है, और वो रिपीटिशन इस वजह से हो रही होती है कि वो किसी भी काम को करके एक दफ़ा करने से इंसान की तसल्ली नहीं होती, जिसकी वजह से बार बार वो काम रिपीट करना पड़ता है। अब आ जाते हैं इस बीमारी की सिम्टम्स के बारे में। तो इसमें दो तरह की अलामात पैदा होती हैं, जैसा कि मैंने बताया, पहली ऑब्सेशंस और दूसरी तरफ कंपल्शंस। अब ऑब्सेशंस में 4 या 5 तरह की ऑब्सेशंस पैदा होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले कंटेमिनेशन यानी गंदगी के ख्यालात आना, सिमेट्री यानी तरतीब से मुतल्लिक़ ख्यालात आना, सेफ्टी यानी इंसान को तहफ़्फ़ुज़ के बारे में ख्यालात आना, फिर रिलीजियस सोचें आना, मतलब मज़हब के बारे में गलत ख्यालात आना, कई दफ़ा सेक्शुअल डिज़ायर्स के बारे में या सेक्शुअल थॉट्स आना जिनको इंसान गलत समझता है और जहन से निकालने की कोशिश करता है। तो ये वो सारी ऑब्सेशंस हैं जो इंसान को इस बीमारी के अंदर आ सकती हैं। दूसरे नंबर पर कंपल्शंस पैदा होती हैं। अब इन्हीं ऑब्सेशंस के रिस्पॉन्स में कुछ कंपल्शंस पैदा होती हैं, यानी कि गंदगी के ख्यालात आएंगे तो बार बार हाथ धोने का दिल करता है, या नहाते हुए टाइम ज़्यादा लगता है, कपड़े बार बार तब्दील करते हैं, और उसके अंदर एक दफ़ा ये काम करने से इंसान की तसल्ली नहीं होती, जिससे बार बार रेपिटिशन होती है। दूसरे नंबर पर अगर सिमेट्री के बारे में ख्यालात आएँ, तो अगर बच्चा है तो वो अब पढ़ने बैठेगा, किताबों की तरतीब लगाता रहेगा, पेंसिल्स को एक ख़ास तरीके से रखेगा। अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें एक ख़ास तरतीब से उस प्रेजेंटेशन को बनाना और डिलीवर करना होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर उसमें रेपिटिशन होती है। तीसरे नंबर पर कई दफ़ा सेक्सुअल थॉट्स जहन के अंदर आना शुरू हो जाते हैं जिनको इंसान गलत समझते हैं, और उनको रोकने के लिए कई दफ़ा अपने हाथ को बार बार टैप करते हैं, या कुछ ऐसे फेशियल एक्सप्रेशंस पैदा होना शुरू हो जाते हैं, या अपने जहन को हटाने के लिए कोई ऐसे अमल पैदा करना शुरू कर देते हैं कि जिसको देख के ऐसे महसूस होता है कि इंसान शायद कोई ऑकवर्ड सी फीलिंग हो रही है। इसके बाद रिलीजियस ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, यानी मज़हब के बारे में कई दफ़ा गलत ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद मैंने कुछ शिर्क तो नहीं कर दिया, या मज़हब से कोई रूगर्दानी तो नहीं कर ली, और उसकी वजह से कई दफ़ा इंसान बार बार मौलवी हज़रात के पास जाते हैं फ़तवे लेने के लिए, या नमाज को बार बार रिपीट करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, या तस्बीह बार बार करना शुरू कर देते हैं। ये तो वो सिम्टम्स हैं जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में या OCD के अंदर पैदा होती हैं। अब अक्सर सवाल पूछा जाता है कि OCD क्यों पैदा हो जाती है, या यह बीमारी क्यों पैदा होती है। तो इसके अंदर सबसे पहली तो कॉज जेनेटिक है, यानी मौरूसियत। अगर किसी की फैमिली में OCD किसी शख्स को है तो उनके अंदर आगे आने वाली नस्ल के 3 से 7% ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पैदा हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर किसी के ख़ानदान में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के को पेशेंट्स हैं तो आगे आने वाली तमाम नस्लों को ही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा। दूसरे नंबर पर जहन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको न्यूरोकेमिकल्स कहा जाता है, और उनके अंदर एक केमिकल जिसको सेरोटोनिन कहा जाता है, उसके इम्बैलेंस की वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर पैदा हो जाता है। और तीसरे नंबर के ऊपर कई दफ़ा कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जहन की साख्त मुतासिर हो सके, यानी ट्रॉमा,
कोई बचपन में गर्दन तोड़ बुखार अगर किसी को हुआ हो, कोई सर पे चोट लगी हो, या कई दफ़ा नशावर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। हमसे अक्सर क्लिनिक्स में ये सवाल किया जाता है कि क्या वजूहात हैं या क्या ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एकदम से स्टार्ट हो जाता है। तो उनमें जो 2 ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, वो सबसे पहले तो एक कोई भी स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट है कि कोई टेंशन परेशानी वाली सूरत हाल पैदा हुई, कोई सदमा ऐसा आया जिसकी वजह से बीमारी ट्रिगर हो गई। और दूसरे नंबर के ऊपर कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसको हम आम ज़बान में साइको ट्रॉमा कह देते हैं, वो अब्यूज़ की फॉर्म में हो सकता है, और अब्यूज़ फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, तो उससे ये बीमारी पैदा हो जाती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसके ट्रीटमेंट के या मैनेजमेंट के हवाले से। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को 2 तरह से मैनेज किया जाता है। बीमारी के अंदर कई दफ़ा माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, कई दफ़ा मॉडरेट लेवल के सिम्टम्स होते हैं, और कई दफ़ा सीवियर सिम्टम्स होते हैं। तो जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको तो सिर्फ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट से, जिसको बातचीत के ज़रिए तरीका इलाज कहा जाता है, उससे मैनेज कर लिया जाता है, जिसके अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक रिलैक्सेशन ट्रेनिंग होती है और एक कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग इंसान के अंदर जो एंग्जाइटी पैदा होती है उन थॉट्स की वजह से, उसको कंट्रोल करने के लिए, और कॉग्निटिव ट्रेनिंग जो जहन में ख्यालात आते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल कैसे करना है और उनसे डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, वो सिखाया जाता है। लेकिन अगर बीमारी मॉडरेट या सीवियर सेवेरिटी की होगी तो उसमें फिर साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के साथ साथ दवाइयों की मदद ली जाती है, जिनको हम साइकोट्रॉपिक्स या अपनी ज़बान में सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या SSRIs कहते हैं। अमूमन इस बीमारी का इलाज का दौरानिया थोड़ा सा लंबा होता है। ये स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन नहीं बताई जा सकती कि 4 हफ्ते का होगा या 4 माह का होगा इलाज, लेकिन जनरली जब भी इलाज शुरू किया जाता है तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन की डोज़ बढ़ाई जाती है, उसके साथ रिस्पांस देखा जाता है, और फिर उस हिसाब से मेडिसिन की डोज़ को एडजस्ट किया जाता है, और जब बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है तो दवाई की मिक़दार को आहिस्ता आहिस्ता कम करके दवाई बंद की जा सकती है। अगर बात की जाए इसकी प्रोग्नोसिस के बारे में, तो रिसर्च गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जितना जल्दी इलाज शुरू होगा बीमारी शुरू होने के बाद, उतने ज़्यादा चांसेस हैं तबीयत में बेहतरी आने के और बीमारी के पूरी तरह ठीक होने के। लेकिन अगर बीमारी शुरू होने के बाद इलाज में तवालत इख्तियार हो जाएगी और लेट इलाज शुरू किया जाएगा, तो उतने चांसेस आहिस्ता आहिस्ता इस बीमारी में बेहतरी के कम होते रहते हैं। आखिर में मैं बात करना चाहूँगा उनको मॉर्बिड बीमारियों की जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ आम पाई जाती हैं। तो क्लिनिकल सेटिंग्स में ये देखा गया है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है, कि जो लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार होते हैं उनमें ज़रूर डिप्रेशन की और एंग्जाइटी की अलामात आ रही होती हैं। इसके अलावा कई दफ़ा डिलूशनल डिसऑर्डर भी पैदा हो जाता है, जो कि एक साइकोटिक डिसऑर्डर है, जिसमें एक स्पेसिफ़िक थीम के ऊपर ऐसे ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जो ये जानते हुए भी कि ये गलत है, इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता उनको। फिर कुछ बीमारियां जिनको ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाता है कि ये एक ऐसी छतरी है जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, और उसके अंदर ट्रिकोटिलोमेनिया यानी बार बार हेयर पुलिंग डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर यानी कि स्किन पिकिंग डिसऑर्डर्स, कुछ लोगों को आदत पड़ जाती है अपनी स्किन को म्यूटिलेट करने की, दांत होंठ चबाने की या अपनी जिल्द को बार बार पिंच करने की। इसके अलावा एक डिसऑर्डर जिसको होर्डिंग डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी गंद इकट्ठा करना या जो चीज़ें टूट फूट गई हैं उनको भी फेंकने से कासे रहना या ज़ाया करने से कासे रहना, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर क्लासीफाई होता है। एक चीज़ जो मैं वाज़िया करना चाहता हूँ वो ये है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जैसा कि मैंने बताया, ये वो सोचें हैं जो रिपीटेटिवली इंसान के जहन में आ रही होती हैं, मसलन बार बार जहन में आती हैं, गलत समझने के बावजूद इंसान इनको जहन से नहीं निकाल सकता। लेकिन जहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ये इसकी अलामात हैं, वहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि हर किसी को अगर बार बार ये ख़यालात आ रहे हैं या एक से ज़्यादा दफ़ा ये ख़यालात आते हैं तो उन सबको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं है। कई दफ़ा जो परफेक्शनिस्ट ट्रेड्स के लोग होते हैं या जिनको हम अपनी ज़बान में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग कहते हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसीज़ पाई जाती हैं कि उनमें एक ही ख़यालात बार बार आते हैं या वो हर काम को 1, 2 या 3 दफ़ा करते हैं और उससे पहले उनकी तसल्ली नहीं होती। अब इस कैफियत के अंदर इसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नहीं कहा जाएगा,
बल्कि ये ऑब्सेशनल टेंडेंसीज़ वाले लोग होते हैं या परफेक्शनिस्ट टेंडेंसीज़ वाले लोग होते हैं जिनकी वैसे ही एक काम को करके तसल्ली नहीं हो रही, और उस सूरत में ये बीमारी नहीं है। इसको बीमारी का दर्जा कब दिया जाता है, तो उसके लिए दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि जब भी ये सोचें, ये ख़यालात और ये कंपल्शंस इंसान की सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करना शुरू हो जाएंगी, उनकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, उस वक्त इसको एक बीमारी समझा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या चेकअप करवाना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।